Bismillahirrahmanirrahim. Welcome into second lecture of a quick approach to statistics by G.R. Pasha. आज हमारा टॉपिक है स्केल ऑफ मेजरमेंट। चार स्केल ऑफ मेजरमेंट आमतौर पर हमारे पास होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ये वेरिएबल जो हमारे पास होते हैं उनके मेजरमेंट स्केल होते हैं। नॉमिनल स्केल हो सकता है, ऑर्डिनल स्केल हो सकता है, इंटरवल स्केल है और रेशियो स्केल है। इसको अगर हम गौर से देखें तो नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल ये आमतौर पर क्वालिटेटिव डाटा के लिए होते हैं। इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल जो है ये हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा के लिए होते हैं। नॉमिनल स्केल is categorized by data that consist of names, labels or categories only। यानी डाटा नेम हो, लेबल्स की फॉर्म में हो, कैटेगरीज की फॉर्म में हो। Such data cannot be arranged in an ordering scheme। For example, gender male and female। रिस्पॉन्स हमारे पास यस और नो हो सकता है, इनको हम ऑर्डर में नहीं रख सकते। लेकिन ये मेल या फीमेल या सिटीज के नेम लगा लें, ये सारा हमारे पास क्या आता है, नॉमिनल स्केल में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल के अंदर नॉमिनल स्केल की सारी खसूसियात होंगी, लेकिन इसमें जो हमारे पास होगा वो एक ऑर्डिनल यानी ऑर्डर्ड में वैल्यूज होंगी। जो नेम है या जो इसके हमारे पास स्केल आ रहे हैं उसको हम ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे द ऑर्डिनल स्केल्स इन्वॉल्व्स डाटा दैट मे बी अरेंज्ड इन सम ऑर्डर but differences between data values either cannot be determined or meaningless। यानी उस ऑर्डर के दरमियान जो डिफरेंसेस है वो मीनिंगलेस होगा, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सैंपल ऑफ 36 स्टीरियो स्पीकर्स 12 वर रेटेड गुड, 16 वर रेटेड बेटर एंड 8 वर रेटेड बेस्ट। यानी जो हम हमारे पास स्केल होता है गुड, बेटर, बेस्ट, इसमें एक ऑर्डर है, ऑर्डर के तहत है। या जो हमारे पास क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, या हमारे पास ग्रेड होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, मार्क्स के जो ग्रेड होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये सारे क्या हैं, ऑर्डिनल स्केल के अंदर मेजर किए जाते हैं। उसके बाद है इंटरवल स्केल। द इंटरवल स्केल इज लाइक द ऑर्डिनल स्केल विद एडिशनल प्रॉपर्टी। इसमें ऑर्डिनल स्केल वाली भी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन एडिशनल प्रॉपर्टी दैट मीनिंग अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डाटा कैन बी डिटरमाइंड। यानी उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू के दरमियान या एक डाटा का दूसरे के दरमियान, तो वो डिटरमाइन किया जा सकता है। हाउएवर देयर इज नो इनहेरेंट नेचुरल जीरो स्टार्टिंग पॉइंट। इसका नेचुरल जीरो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल होती है वो लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो है ये हमारे पास अगर जीरो भी होगा तो यहाँ पर जीरो का मतलब, जीरो वैसे आमतौर पे तो हम लेते हैं कि नथिंग के लिए जीरो इस्तेमाल होता है, कि कोई सी चीज का वजूद ना हो तो उस वक्त जीरो होता है। लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेचर जीरो है तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि टेम्परेचर है ही नहीं, उसकी कोई ना कोई वर्थ होती है टेम्परेचर की, वो अपना असर रखता है जीरो पर भी। तो इसीलिए इसका जो देर इज नो इनहेरेंट जीरो स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट वो जीरो नहीं होगा। Interval scales takes the notions of ranking atoms in order one step further, since the distance between adjacent points on the scale are equal. For instance, the Fahrenheit scale is an interval scale, since each degree is equal but there is no absolute zero point.
This means that although we can add and subtract degrees, 100 degree is 10 degree warmer than 90 degree, we cannot multiply values or create ratios. 100 is not twice as warm as 50, यानी इसमें वो इक्वल डिस्टेंस जो होता है वो नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि जो 50 डिग्री पे टेम्परेचर आ रहा है वो 100 डिग्री पे उसके दुगना हो जाएगा। 650 डिग्री की एक अपनी वैल्यू होगी, 100 डिग्री की एक अपनी हॉटनेस होगी। वार्म जो हम कहते हैं वेदर का वार्म होना, वो 50 पे वार्म नेस उसकी कोई और होगी, 100 पे जो है उसके डबल नहीं होगी, लेकिन एक अपनी वैल्यू वो रखेगा। What is important in determining whether a scale is considered interval or not is the underlying intent regarding the equal intervals. Although in an IQ scale the intervals are not necessarily equal, the differences between 105 and 1110 is not really the same as between 80 and 85। यानी इसमें अगर देखते हैं फर्क दोनों में 5 का आ रहा है, लेकिन ये हम इस फर्क को बराबर नहीं कह सकते जब हम इंटरवल स्केल में कर रहे होते हैं। Behavioral scientists are willing to assume the most of their measures are interval scales, as this allows the calculation of average, mode, median and mode mean, the range and the standard deviation। तो इसमें यह है कि हमारे पास मेन जो चीज इसमें आपने याद रखनी है कि इसका कोई इनहेरेंट जीरो वैल्यू नहीं होती। जीरो वैल्यू अगर आ भी जाती है किसी चीज का तो उस जीरो का मतलब नथिंग नहीं होगा, वो कोई ना कोई अपनी वर्थ रखेगी। रेशो स्केल जो है ये हमारे पास, द रेशो स्केल इज द इंटरवल स्केल, ये भी इंटरवल स्केल की तरह होता है। इसमें हुआ गया है कि इसकी इनहेरेंट जीरो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फॉर वैल्यूज एट दिस लेवल differences and ratios are meaningful. Ratio scales are the most sophisticated for scales since it incorporate all the characteristics of, इसके अंदर nominal, ordinal and interval तमाम scales की characteristics मौजूद होती हैं, और साथ रेशो अपनी characteristics जो है वो inherent जीरो वैल्यू भी रखता है। अगर यहां पर जीरो होगा तो उस जीरो का मतलब जीरो ही है। As a result, a large number of descriptive calculations are applicable, such as when respondents are asked for their age, height, income. एज अगर जीरो है तो इट मीन्स कि अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। इनकम जीरो है तो उसका मतलब नथिंग, आपके पास कुछ नहीं है। हाइट जीरो पे नथिंग होगा। तो यहां पर आप देखें जीरो अपनी वैल्यू जो है इनहेरेंट करता है। जिसमें जीरो अपनी वैल्यू वैल्यू इनहेरेंट करेगा वो रेशियो स्केल होगा, जिसमें जीरो अपनी वैल्यू इनहेरेंट नहीं करेगा वो हमारा इंटरवल स्केल होगा। तो इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल आमतौर पर हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज होते हैं। ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल जो है ये हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज होते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट हमारे पास डाटा को हम मुख्तलिफ जब डाटा कलेक्ट हो जाता है तो उसके प्रेजेंटेशन का मरला आता है कि प्रेजेंटेशन हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन। क्या होती है क्लासिफिकेशन? ये होती है कि डाटा को मुख्तलिफ ग्रुप्स या क्लासेस में जब हम डिवाइड कर लेते हैं उनकी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से, तो वो क्लासिफिकेशन कहलाती है। क्लासिफिकेशन इज द सेपरेशन और ऑर्डरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू क्लासेस वेयर क्लासेस आर कैटेगराइज्ड फॉर ग्रुपिंग डाटा, यानी ग्रुप डाटा हम बनाते हैं उसके मुख्तलिफ क्लासेस बनाकर, तो वो क्लासिफिकेशन कहलाती है। टेबुलेशन is the placement of data into rows and columns with suitable heads and subheads.
यानी टेबुलेशन में हम डाटा को टेबल की फॉर्म में जब लिखते हैं रोज एंड कॉलम्स बनाकर, तो वो क्या कहलाता है, टेबुलेशन कहलाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही होती हैं वो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कहलाती है। The frequency of a particular class is the number of original score that fall into that class. Simply, frequency is the number of times that a repeated observations occur. Suppose हमारे पास क्लासेस हैं 1, 2, 3, ठीक है। 1 में हमारे पास टोटल लोग 10 हैं, 2 में हमारे पास टोटल लोग 12 हैं, 3 में हमारे पास टोटल लोग 11 है। तो ये देखें, ये हमारे पास कोई भी क्लास है और ऊपर इसमें हम क्या लिखेंगे, एफ लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए था कि इस फॉर्म में जो लिखा होता है, ये जो आगे नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच क्लास, वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस अकर्स। नेक्स्ट हमारे पास है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कमुलेटिव का मतलब होता है ऐड करते जाना, सम अप करते जाना। द कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ क्लास इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दैट क्लास एंड ऑल द प्रीवियस क्लास। यानी तमाम उन फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करते जाते हैं। जैसा कि ये पेंसिल मैं नेक्स्ट टाइम और यूज करूंगा, ये थोड़ा मोटा लिख रही है। चलें, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यह है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं उनको हम ऐड करते जाते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है। जैसे इसकी ही अगर हम कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, जो अभी हमने फ्रीक्वेंसी लिखी थी, तो पहली कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 आ जाएगी। 11 में 12 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 23। 23 में 11 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 34। इसी तरह यानी कि अगली फ्रीक्वेंसी में पिछली फ्रीक्वेंसी तमाम को जमा कर देते हैं तो उसकी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आ रहा है उस पर डिवाइड कर देते हैं हर फ्रीक्वेंसी को, तो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। The relative frequency of a particular class can be found by dividing by the class frequency by the total of all frequency। यानी तमाम फ्रीक्वेंसीज का टोटल करेंगे और हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड करते जाएंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाता है। ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, द डाटा प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो डाटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखा जाता है वो ग्रुप डाटा कहलाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी हमने ऊपर बनाई थी लिखकर, वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही थी। एक तरफ क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज दी गई होती हैं या ग्रुप्स दिए गए होते हैं, आगे उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखी जाती हैं, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। द डिवीजन ऑफ काउंट्स or frequencies of numbers of scores that fall into each class category is called frequency distribution. In other words, a listing of classes and their frequencies is called frequency distribution। यानी हम एक तरफ क्लासेस लगा लेते हैं और दूसरी तरफ उसकी फ्रीक्वेंसीज लिख देते हैं। जहां पर ये देखें, पहले कॉलम में क्लासेस, आगे फ्रीक्वेंसीज, तो ये हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई थी। A table that represent classes along with their respective class frequencies is called frequency table। जो ऊपर हमने बनाया वो क्या था, फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया।
क्लास लिमिट्स क्या होती हैं? द वैल्यूज आर नंबर स्पेसिफाइंग अ क्लास आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। जो हम स्टार्ट में लिखते हैं अपर क्लास, लोअर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी पहली जो वैल्यू होगी वो उसकी लोअर क्लास लिमिट कहलाती है, दूसरी जो होती है वो अपर क्लास लिमिट कहलाती है। जैसे आमतौर पर हमारे पास डाटा दिया होता है उसमें, यहाँ से ब्रीफ हो सकता है, 10, सॉरी, 11 से 20, 21 से 30, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्लासेस दी गई होती हैं। इनमें जो पहली हमारे पास वैल्यू होती है किसी भी क्लास की, ये वाली, इसको हम लोअर क्लास लिमिट कहेंगे, और जो नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद आ रही होती है, बड़ी होती है, उसको हम अपर क्लास लिमिट कहते हैं। The smallest value specifying a class is called lower class limit, while the largest value of specifying a class is called upper class limit. क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज जो है इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं? क्लास बाउंड्रीज आर द नंबर्स यूज्ड टू सेपरेट क्लासेस बट विदाउट द गैप्स क्रिएटेड बाय क्लास लिमिट्स। इनमें के दरमियान गैप नहीं होता। अभी हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई है, उनके दरमियान गैप था, 11 से 20 था, 20 के बाद 21, 20 के बाद 21 आ गया, तो इट मीन्स इनमें 1 का गैप है। क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका क्या होता है? तरीका आप याद रख लें, ये आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, कि पिछली क्लास की अपर और अगली क्लास की लोअर का डिफरेंस देखना है, ठीक है। इस डिफरेंस को फिर हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। इनका डिफरेंस किया तो 1 आया, 1 को 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 0.5 आ गया। अब 0.5 पहली जो हमारे पास लोअर होती है, लोअर क्लास लिमिट से माइनस करना है, तो ये बन जाएगा 10.5। 20 में इसको ऐड कर देना है तो ये कितना बन जाएगा, यानी अपर क्लास लिमिट में इसको ऐड करना है तो ये 20.5। नेक्स्ट 21 है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये 20.5 बन जाएगा, और 30 में ऐड करेंगे तो 30.5 बन जाएगा। अब इसका क्लास बाउंड्री का पता कैसे चलेगा कि ये क्लास बाउंड्री है? तो इसका पिछले की अपर 20.5, अगले की लोअर 20.5, ये बराबर होंगी तो हम कहेंगे कि ये क्लास बाउंड्री है। अगर इनके दरमियान गैप है एक का, तो फिर हम कहेंगे ये क्लास लिमिट्स हैं। They are obtaining by increasing the upper class limits and decreasing the lower class limits by the same amount so that there are no gaps between consecutive classes। वो सेम जो था हमने क्या कैलकुलेट किया था, 0.5, और उस 0.5 को जो है हमने लोअर से माइनस किया था और अपर में इंक्रीज किया था। दीज बाउंड्रीज आर आल्सो कॉल्ड प्रिसाइज लिमिट्स आर द ट्रू लिमिट्स। इनका दूसरा नाम प्रिसाइज लिमिट्स या ट्रू लिमिट्स भी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास मार्क। क्लास मार्क भी कहते हैं, मिड पॉइंट्स भी कहते हैं। ये अपर क्लास और सॉरी लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट्स डिवाइडेड बाय 2 करने से हमें क्लास मार्क मिलता है। क्लास मार्क आर मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस आर obtained by adding lower class limits to the corresponding upper class limits and divided by 2। इसको हम आमतौर पर जब कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं या तो x के साथ डिनोट करते हैं या फिर y के साथ डिनोट किया जाता है। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल जो एक क्लास का नेक्स्ट क्लास के साथ गैप आ रहा होता है,
अपर का अपर के साथ आपने गैप देखना है या लोअर का लोअर के साथ गैप देखना है, तो वो क्लास इंटरवल कहलाता है। क्लास इंटरवल को हम स्टैटिस्टिक्स में जब आगे न्यूमेरिकली करते हैं तो एज के साथ डिनोट करते हैं। बाजुकात किसी बुक में हो सकता है आई के साथ डिनोट किया गया हो, लेकिन ये ज्यादातर जो है एज के साथ डिनोट किया जाता है, हाइट इसको कहते हैं। Class interval or class width is the difference between two consecutive lower class limits or the two consecutive, यहां पे लिखना था अपर क्लास लिमिट, क्योंकि दोनों तरफ लोअर लिख दिया है। अपर क्लास लिमिट्स आर टू कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट्स। इन द टेबल बिलो क्लास इंटरवल विड्थ जो है, ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें देखें इसका इंटरवल कितना है, 196 में से 191 निकाल दें तो ये 5 इंटरवल है। इस तरफ से अगर कैलकुलेट करते हैं 200 में से 195 निकाल दें तो 5 आता है, तो इसका इंटरवल क्या हुआ, 5 हो गया। अब ये देखें जो हम पीछे चीजें पढ़ के आ रहे हैं, अब क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका देख लें। इन दोनों का फर्क लिया, 196 का और 195 का, 1 आया, 1 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आया, 0.5 आ गया। अब इस 0.5 को हमने लोअर क्लास में से माइनस किया तो 190.5, अपर में ऐड किया तो 195.5। इसी यही ट्रीटमेंट हम सारी क्लासेस के साथ करेंगे। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। क्लास मार्क क्या था, 191 प्लस 195, यानी लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो ये 193 आ गया। अब ये देखें कैलकुलेशंस, अगर हमारे पास क्लास इंटरवल सेम है तो फिर ये पहली क्लास पे कैलकुलेशन करने के बाद हम वही 5 5 इधर ऐड करते जाएंगे, 5 5 जो क्लास इंटरवल था अपर्स में ऐड करते जाएंगे तो ये लाइन आ जाएगी। 193 पहला कैलकुलेट हो गया है, तो अगर क्लास इंटरवल सब में सेम है तो 5 5 इनमें ऐड करते जाएंगे तो ये भी बन जाएंगे, हमें बार बार उसकी कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फ्रीक्वेंसीज जो है ये गिवन थी। एक का मतलब है 195 से लेकर 195 तक जितने लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो एक है। 196 से 200 तक जितने लोगों का है वो 3 है। 216 से 220 तक जितने हैं वो 4 हैं। इसी तरह हम इसको, ये फ्रीक्वेंसीज हमें बता रही हैं कि हर ग्रुप में कितने मेंबर्स आ रहे हैं। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने ऊपर बताया कि हम ऐड करते जाते हैं, 1 पहली वैसे आ जाएगी, इसके अंदर ये 3 ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा, इस 4 के अंदर हम ये वाला 4 ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा, इस 8 के अंदर ये वाला 7 ऐड कर देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 के अंदर 5 ऐड कर देंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में 4 ऐड किया 24 एंड 1 ऐड करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। इसको हम कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये भी आगे जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं मीडियन ग्रुप डाटा के लिए तो वहां पर इसका किरदार किरदार होता है कि इस ये वहां पर यूज होती है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पूछी थी, पीछे हमने पढ़ी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में टोटल फ्रीक्वेंसी को, सॉरी, जो गिवन फ्रीक्वेंसी होती है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर दिया जाता है। 1 को 25 इसकी टोटल हमारे पास आ रही है, तो उस पे हम 1 को 25 पे डिवाइड किया, 3 को 25 पे डिवाइड किया, 4 को 25 पे डिवाइड किया और एंड पे ये सारे, अगर इसको देखें ये कैसे आया है 0.25 इस 5 को इस 5 को डिवाइडेड बाय किया गया होगा 25 पे, तो ये 0.25 होगा। इसी तरह हर एक फ्रीक्वेंसी को उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करने से हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड पे उसका जो टोटल आता है वो 1 आता होता है। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। यहाँ तक आप लोग इसको कर लें। नेक्स्ट फिर हम ग्राफ्स कैसे बनते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी तक हमने जो किया ये टेबुलेशन रिप्रेजेंटेशन थी। नेक्स्ट हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ेंगे।